नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक की तीसरी इकाई का अंतिम अवधारणा महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा आदि पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको युवा वर्ग की समस्याओं के संदर्भ में अवगत कराया था। युवा वर्ग की प्रमुख समस्याओं, उनके निराकरण और उनके लक्षणों की चर्चा हम कर चुके हैं। महिला सशक्तिकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसका विषय वस्तु कई विषयों में शामिल होती है। राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन आदि विषयों में इस अवधारणा की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। महिला सशक्तिकरण एक व्यापक अवधारणा है और इसका अभिप्राय पुरुषों के समान महिलाओं को सभी क्षेत्रों में, सभी आयामों में जिनके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक व संवैधानिक अधिकार हैं की प्राप्ति से है। यह एक बहुआयामी और विस्तृत अवधारणा है। भारतीय समाज व्यवस्था प्रारंभ से ही पितृसत्तात्मक रही है, अर्थात महिलाओं को परिवार की सत्ता प्राप्त नहीं है, वंश पिता के नाम से चलता है। अर्थात महिला सशक्तिकरण की अवधारणा एक बहुआयामी और विस्तृत अवधारणा है और भारतीय समाज में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारतीय समाज का ऐतिहासिक चरित्र पितृसत्तात्मक रहा है और पितृसत्तात्मकता का आशय वंश का पिता के नाम से चलना है। इसलिए महिला सशक्तिकरण की अवधारणा भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को समझने से पूर्व हमें भारतीय समाज में महिलाओं की जो ऐतिहासिक स्थिति है उसका कालक्रमिक अध्ययन करना होगा। इस अध्ययन के अंतर्गत हम सर्वप्रथम ऋग्वेदिक काल में महिलाओं के परिस्थिति के संबंध में जानकारी लेंगे। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान समस्त अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियां भी ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। उनका उपनयन संस्कार होता था और वेदों के अध्ययन के साथ साथ सभी तरह की शिक्षा को भी प्राप्त करने का अधिकार महिलाओं को पूर्ण रूप से था। संपत्ति का अधिकार, विधवा विवाह का अधिकार भी महिलाओं को प्राप्त था, अर्थात अपने पिता की संपत्ति में महिलाओं को पूर्ण अधिकार मिलता था। साथ ही विधवा विवाह का अधिकार भी महिलाओं को प्राप्त था। कम आयु में विवाह अर्थात बाल विवाह ऋग्वेदिक काल में प्रचलन में नहीं थे। धार्मिक कार्यों में महिलाएं अपने पतियों के साथ पूर्ण रूप से भाग लेती थी और कोई भी अनुष्ठान पत्नी की अनुमति की अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं माना जाता था, अर्थात किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी की उपस्थिति ही उस अनुष्ठान को पूर्ण बनाती थी। अतः ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान संपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो महिला सशक्तिकरण की अवधारणा थी वह भारतीय समाज में बहुत मजबूत रूप से स्थापित थी। ऋग्वेदिक काल के पश्चात अर्थात इस काल के अंत में महिलाओं की परिस्थिति
कमजोर होने लगी, उनके परिस्थिति बिगड़ने लगी, उनके समक्ष संकट उपस्थित होने लगा। उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार उनसे, महिलाओं से छीन लिए गए और महिलाओं को पति और पुत्रों की संपत्ति के रूप में देखा जाने लगा, अर्थात उन्हें उनके अधीन माना जाने लगा। अर्थात महिलाएं पुरुषों के अधीन ऋग्वेदिक काल के अंत में आने लगी और इस ऋग्वेदिक काल के अंत में महिलाओं की जो सशक्तिकरण की अवधारणा है वह भी कमजोर होती गई। ऋग्वेदिक काल का के बाद जो अगला चरण आता है कालक्रमिक विकास में, उसे हम बौद्ध काल के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध काल में महिलाओं से शिक्षा का अधिकार तो नहीं छीना गया, लेकिन महिलाओं को वेदों के अधिकार से वंचित कर दिया गया और वेदों के अधिकार से वंचित होना महिलाओं की धार्मिक कार्यों में, उनकी धार्मिक प्रतिष्ठा में गिरावट को प्रदर्शित करने लगा। संपत्ति के रूप में, आर्थिक रूप से महिलाओं को ऋग्वेदिक काल के अंत में कमजोर कर दिया गया और धार्मिक रूप से बौद्ध काल में कमजोर कर दिया गया। इसके पश्चात गुप्त काल का समय शुरू होता है। इस काल में स्त्रियों की परिस्थिति में वास्तविक रूप से गिरावट आने लगी। वर मूल्य का प्रचलन इसी काल में प्रारंभ हुआ। विधवाएं पुनः विवाह नहीं कर सकती थी, अर्थात महिलाओं को जो विधवा विवाह का अधिकार था वह भी इस काल में समाप्त कर दिया गया, अथवा महिलाओं से यह अधिकार भी वापस ले लिया गया और सामाजिक रूप से महिलाओं को कमजोर इस काल में किया जाने लगा। उन्हें अपना जीवन सादगी और प्रायश्चित से व्यतीत करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। इस काल में सती प्रथा लोकप्रिय हो चुकी थी। प्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं था, अतः गुप्त काल भी महिलाओं की परिस्थिति को कमजोर करता है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा भी इस काल में कमजोर होती है। महिलाओं से सामाजिक अधिकार छीने जाने लगे और महिलाओं को एक संपत्ति के रूप में पुरुषों के अधीन रखा गया। वरमूल्य का प्रचलन बढ़ा और विधवा विवाह का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया और पति की मृत्यु के पश्चात महिला को भी उसकी चिता के साथ, जिसे सती प्रथा कहते हैं, के लिए मजबूर किया जाने लगा। गुप्त काल के बाद जो अगला काल प्रारंभ होता है उसे हम मुगल काल कहते हैं। इस काल में स्त्रियों की परिस्थिति अत्यंत खराब हो गई, उनका जीवन भी नरक में बना दिया गया। बालिका हत्या, बाल विवाह, प्रथा, जौहर, सती और दास्ता जैसे अत्यंत प्रमुख सामाजिक बुराइयों, कुप्रथाओं के कारण महिलाओं की परिस्थिति बहुत तेजी से गिरी और पुत्री जन्म को दुर्भाग्य माने जाना लगा। अर्थात यदि अब पुत्री का जन्म होता है तो वह किसी कर्मों की गलत सजा माने जाने लगी। स्त्रियों से स्वतंत्रता के सभी अधिकार छीन लिए गए। आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक अधिकार पूर्व में छीने जा चुके थे और इसके पश्चात जो भी अधिकार बचे वह भी छीन लिए गए और उन्हें घर की चार दीवारी में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ दिया गया। मातृत्व का आदर किया जाता था। पति, संतान और परिवार से लगाव को
सभी वर्गों में उत्तम मूल्य समझे जाने लगा। अर्थात महिलाओं को केवल और केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन तक सीमित कर दिया गया। महिलाओं का उद्देश्य विवाह, उसके पश्चात संतान अर्थात मातृत्व लाभ और माता के रूप में उनका आदर और परिवार के लगभग सभी कार्यों को उनको अपना करना होगा। इस तरीके से मुगल काल में अनेक बुराइयां और कुप्रथाओं का आगमन हुआ। ये आगमन या कुप्रथाएं भारतीय संस्कृति को विदेशी संस्कृति मुगल संस्कृति से बचाने के लिए भी अस्तित्व में आती है। इस पर ज़्यादा गहराई में हम यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन हमें यह समझना होगा कि स्त्री जन्म को दुर्भाग्य माना जाने लगा, इसलिए बालिका हत्या भी इस काल में शुरू हुई। महिलाओं की सुरक्षा पिता अधिक समय तक नहीं कर सकता था, इसलिए उसका कम आयु में ही विवाह किया जाने लगा और बाल विवाह जैसी कुप्रथा भी मुगल काल में स्थापित हुई। इसके पश्चात महिलाओं की शक्ल कोई अन्य व्यक्ति ना देखे, इसके लिए प्रथा प्रथा जैसी बुराई भी मुगल काल में आई। और ये जो बुराइयां थी, इसमें अंतिम अवस्था की बुराई कि किसी महिला का यदि पति किसी कारणवश भी मर जाता है तो उसे जौहर करना होगा या पति की चिता में बैठकर जलना होगा। और अंत में दासता जैसी बुराई कि महिला को केवल दास के रूप में ही जीवन जीना है, उसके समस्त अधिकार समाप्त कर दिए गए। उसके पास कोई अधिकार नहीं रहा और केवल दास के रूप में उसको अपना जीवन जीना है। इस तरह मुगल काल में महिलाओं का जीवन नरक में कर दिया गया। यह जो महिला सशक्तिकरण की अवधारणा के 4 कालों का अध्ययन आज हमने किया, ऋग्वेदिक काल, बौद्ध काल, गुप्त काल और मुगल काल, इसके पश्चात हम अगले व्याख्यान में ब्रिटिश भारत, स्वतंत्र भारत में महिला सशक्तिकरण की अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।